हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी, एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइक फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जॉब्स, फॉर द टीचिंग या साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। आज हम अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की नीड क्यों पड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ही आज का जो हमारा टॉपिक है जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम देखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कौन सी इक्वेशन है, डेरिवेशन देखेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फिर हम उसमें ये देखेंगे कि क्यों हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, क्या इसका ड्रॉबैक था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक सारी वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा अपने, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने जा रहे हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? द सेट ऑफ इक्वेशंस which relate space-time coordinates of an event with respect to two inertial frame of references having relative motion between them are called Galilean transformation। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, सपोज करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि मान लो कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ठीक है। सपोज करते हैं कि मान लेता हूं कि मैं किसी प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, ठीक है, और यहां पर ट्रेन की पटरी है और यहां पर कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन यहां पर खड़ी है। ओके, तो यहां पर अगर मैं खड़ा हूं और यहां पर कोई ट्रेन है तो मान लेते हैं कि मेरा भी कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होगा, ठीक है। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी क्या थी हमने दोस्तों, कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे न्यूटोनियन लॉज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो उसीलिए तो अगर मैं रेस्ट पे हूं और ये प्लेटफॉर्म में अगर ये ट्रेन भी रेस्ट में, तो हमारे एक दोनों के इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, ठीक है। तो मेरा जो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मैं मान लेता हूं एस है, ठीक है। और मान लेते हैं इसी ट्रेन के अंदर एक और मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, मान लेते हैं कोई एक फ्रेंड मेरा बैठा हुआ है और उसका भी एक इनिशियल रेफरेंस फ्रेम होगा, क्योंकि वो भी तो रेस्ट में, अगर ट्रेन रेस्ट में है तो वो बंदा जो उसके अंदर बैठा वो भी तो रेस्ट में ही होगा, है ना। तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लेते हैं? एस डैश मान लेते हैं। ओके, समझ आ गया। मान लेते हैं कि अगर वो ट्रेन मूव करेगा विद वेलोसिटी v एट x डायरेक्शन में, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे दोनों के बीच में होगी। अगर ट्रेन मूव करेगा आगे की तरफ तो उसको क्या लगेगा ऑब्जर्वर को, जो ट्रेन के अंदर बैठा है, कि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में ऑपोजिट जा रहा हूं उसी सेम वेलोसिटी से। और यहां पर जो मैं खड़ा, मुझे ये लगेगा कि वो x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेलोसिटी v के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उन दोनों के रिलेटिव मोशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम क्लासिकल कांसेप्ट्स की बात करें तो उस केस में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम बता सकते हैं कि क्या हमारे रिलेटिव मोशन एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे व्हिच रिलेट्स विद स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। स्पेस टाइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टाइम भी तो वेरी करेगा दोस्तों। स्पेस में हमारा x, y और z कोऑर्डिनेट होगा और टाइम का वो जो कोऑर्डिनेट होगा स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू टू इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैविंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, अगर दो इनिशियल रेफरेंस फ्रेम्स हैं और उसके बीच का रिलेटिव मोशन अगर हमने किसी सेट ऑफ इक्वेशंस के बेसिस पे बताना है तो हम उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे बता पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इज इट क्लियर? तो वही चीज मैंने यहां पर ली है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो इनिशियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, एक एस है और एक एस डैश है। ओके, तो और दोनों का एट t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो हमारा इनिशियली
जो मान लेता मैं था, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स बेसिस पे एक्स वाई एंड जेड, जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया। जो मैं हूं एज ऑब्जर्वर जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसका जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है। जो ऑब्जर्वर मेरा है ट्रेन के अंदर, जिसकी मोशंस को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू देयर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो उसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहां पर आप डिफरेंशिएट देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो एस डैश फ्रेम है वो भी कोइंसाइड कर रहा है एट इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों डैश पे हैं, ओके। तो उसका मैंने एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया है, वाई डैश कोऑर्डिनेट और जेड डैश कोऑर्डिनेट एट इज इक्वल टू 0, दोनों के ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं। एट t इज इक्वल टू t पे, मान लो कोई भी एक टाइम t पे जब वो वेलोसिटी v से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा ऑब्जर्वर जो मैं खड़ा हूं उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड फ्रेम एस, और ये जो हमारा था जो हमारा बंदा जो हमारा है जो ट्रेन के अंदर है, जिसको हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो एस डैश फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो एक और सपोजिशन ले लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है इस ट्रेन के अंदर, ठीक है, जिसका मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया था, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश लिया था, ठीक है। तो मान लो वो कोई बॉल फेंक रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो उसका कोई ऐसा इवेंट मान लेते कोई टाइम टी पे, यहां पर एक पॉइंट पी पे ले लेते हैं। मान लिया उसने कोई ऑब्जेक्ट फेंका ऐसे, ठीक है, वो खेल रहा है बेचारा मस्ती से, उसने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, ठीक है, तो वहां पर एक पॉइंट पी पोजीशन मान लेते हैं कोई भी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं एस डैश फ्रेम के रेफरेंस में उसके कोऑर्डिनेट्स देखूं तो क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ठीक है। और वही कोऑर्डिनेट्स अगर मैं एस फ्रेम के रिस्पेक्टिवली देखूं तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो एक्स वाई जेड और टी होगा। वही चीज मैंने यहां पर लिखी, ठीक है। तो बेसिक चीज हमें समझ आ गई कि मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ट्रेन में बैठे अपने एक दोस्त को, मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई जेड टी विद रिस्पेक्ट टू दैट इवेंट जो हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है एट पॉइंट पी। और एस डैश फ्रेम में जो हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके बेसिस पे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि मेरा मोशन जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरे को अगर पोजीशन मतलब ओरिजिन ओ से यहां तक का अगर डिस्टेंस देखना, मैं टोटल किस तरीके से देख सकता हूं, ठीक है। तो ओपी को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ओपी इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओपी ओ डैश पी, ठीक है, ओ डैश प्लस ओ डैश पी इज इक्वल टू ओपी के बराबर होगा। अगर मुझे यहां से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है तो टोटल ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इसी के बराबर होगा, ठीक है। ओपी दोस्तों किसके बराबर है, ओपी हमारा किसके बराबर है, यहां पर आप देख सकते हैं ओरिजिन जो मेरा यहां पर इसको देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, वो क्या है, टोटल एक्स ही तो है, ठीक है, जो मैंने यहां पर प्रेजेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक्स लिख दूंगा। ओ डैश क्या है दोस्तों, ओ डैश इज द वीटी। आपको पता है दोस्तों ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एट एनी पॉइंट टी, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो x दोस्तों मैं निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी दोस्तों, है ना, vt प्लस o डैश p दोस्तों क्या है, मतलब ओरिजिन o डैश जो यहां पर s डैश फ्रेम का, वो अगर यहां पर देखेगा इस पार्टिकल को तो उसका क्या होगा दोस्तों, डिस्टेंस x डैश है, ठीक है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर x डैश आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर अगर मेरा कोई ऑब्जर्वर s डैश फ्रेम में है तो उसके रिस्पेक्टिवली जो मेरा होगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये पहली हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। अब दोस्तों क्योंकि मेरा y और z डायरेक्शन में तो कोई मोशन प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो वहां पर तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मेरा y डैश इज इक्वल टू y रहेगा और z डैश इज इक्वल टू z रहेगा। बाकी की दो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ गई। देखने की बात ये भी है दोस्तों क्योंकि हम ये क्लासिकल कंसेप्ट के बेसिस पे कर रहे हैं, हमारे न्यूटोनियन लॉज एप्लीकेबल हो रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो टाइम होगा दोस्तों क्या है, एब्सोल्यूट है, मतलब मेरा टाइम हर जगह सेम रहेगा, हर एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। दैट्स व्हाई यहां पर t डैश इज इक्वल टू t हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गई हमारे पास फाइनल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो
कि अगर मेरा ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में है तो उसके बेसिस पे अगर कोई इवेंट पी हो रहा है तो मैं उसको किस तरीके से रिलेट कर सकता हूं विद द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देख ली, उसी तरीके से इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता लग पाएगा कि हम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों कि जो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, क्योंकि जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाली उसका जस्ट इनवर्स ही तो हमने करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, जो ऑब्जर्वर हमारा एस डैश में था और इस पी इवेंट को देख रहा था, अब यहां पर क्या होगा, जो एस फ्रेम में है हमारा ऑब्जर्वर, वो उस इवेंट को देख रहा होगा तो जस्ट इनवर्स हो रहा होगा। मैंने क्या बोला था कि मान लेते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म में मैं खड़ा हूं, अगर मैं, ठीक है, और वो ट्रेन चल रही है यहां पर, ठीक है, इसका फ्रेम एस डैश है, ये फ्रेम है एस, ठीक है। अगर ये यहां मूव कर रहा होगा तो उसको लगेगा मैं ऑपोजिट डायरेक्शन वी में मूव कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर मैं यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे लगेगा कांस्टेंट वेलोसिटी वी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस यही चीज है। तो मतलब जो यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया जस्ट इसका ऑपोजिट ही तो मैंने यहां पर लिखना है ना। तो मैंने क्या करना है दोस्तों, इसको रख कर देते हैं। तो मैंने जो मेरी इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, y इज इक्वल टू वाई डैश ही रहेगा और z इज इक्वल टू z डैश ही रहेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई चेंज ही नहीं आया था, और t इज इक्वल टू t डैश ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो बस यहां पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, तो सारा कुछ इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। ये तो रही इक्वेशन की बात। अब बात होगी कि यहां पर गलती क्या हो रही है, ठीक है, वो चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरी जो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थी क्या है, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू z डैश और t इज इक्वल टू t था, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं दोस्तों गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आ जाएगा दोस्तों, d बाई डी टी एक्स डैश इज इक्वल टू d बाई डी टी एक्स माइनस, क्योंकि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है दोस्तों, कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा एस डैश फ्रेम मूव कर रहा था, दैट्स व्हाई मेरा t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यहां पर v बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, vx डैश इज इक्वल टू vx माइनस v, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई दोस्तों, ओके। अब इसको अगेन डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, सेकंड इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा दोस्तों, ax डैश इज इक्वल टू ax मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन ही होता है, तो यही मिलेगा। अब आपको पता है दोस्तों कि मेरा अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने क्या बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन इनवेरिएंट इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी हर जगह, ठीक है ना। तो चाहे वो एस फ्रेम में मूव कर रहा हो चाहे वो एस डैश फ्रेम में मूव कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से फ्रॉम द इक्वेशन 2 कि मेरा vx इज इक्वल टू vx डैश इज इक्वल टू c। अगर हर जगह वेलोसिटी सेम है तो मेरे दोनों ये रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्टिवली भी तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी उसकी। अगर मैं इस कंडीशन को थर्ड इक्वेशन कंडीशन बोल दूं, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू c माइनस v। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? मेरे को अगर स्पीड ऑफ लाइट हर जगह सेम दिखनी चाहिए, उसमें अगर आप v वेलोसिटी से भी अगर c प्लस v भी कर दो या v माइनस v भी कर दो, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ दिस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, आपको बढ़ के ही दिखनी चाहिए, घट के दिखनी चाहिए। पर स्पीड ऑफ लाइट में तो कुछ वेलोसिटी ऐड भी करोगे तब भी वो c ही रहेगा, है ना। पर इसके अकॉर्डिंग तो कुछ और ही बता रहा है, तो ये इनएडिक्वेट है, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यही सबसे मेन ड्रॉबैक है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपकी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की वेलोसिटी बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें हम क्लासिकल कांसेप्ट्स लगा सकते हैं।
अगर मेरी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लग जाए, उस समय मेरे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वैलिड नहीं है, गलत रिजल्ट्स देंगे। इसलिए हमें मॉडिफाइड इक्वेशंस चाहिए, जिसको हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और क्यों ये इनवैलिड है फॉर द हायर स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इन सभी सीरीज का आनंद उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।